एक संस्कार ऐसा आता है जो 13 नंबर का है, जो विवाह संस्कार है। इसके अंदर जो आपका लाइफ पार्टनर है, बेसिकली इसमें होता है क्या है, दो अलग अलग कार्मिक पैटर्न के लोग हैं जो मिलकर एक अब नया पाथ बना रहे हैं अपना, ये अपने आप को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि अग्नि के ही फेरे क्यों लिए जाते हैं। अग्नि में आप कुछ भी डालेंगे, सामग्री डालिए, घी डालिए, कुछ भी डालिए, वो सबको कंज्यूम करके राख छोड़ देता है। तो यहाँ पर उसलिए उसके चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं कि आप दोनों की जो भी ईगो है, जो भी इंडिविजुअलाइजेशन है, जो भी आपका, वो इस अग्नि के अंदर अब एक हो गया है। तो यहाँ पर आप एक ऐसे रिलेशन के अंदर आ चुके हैं जो अब आप अलग अलग नहीं हैं। आपने अपना लाइफ पार्टनर जो चूज़ किया है, क्या वो वाकई में आपने चूज़ किया है या यूनिवर्स ने उसे आप ही के लिए बना के रखा था। अक्सर कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बना के भेजता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? कभी आपने सोचा है? आप हमेशा बोलते हैं कि मैंने चूज़ किया अपना लाइफ पार्टनर। क्या वाकई में आपने अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया या यूनिवर्स ने आपके लिए वही लाइफ पार्टनर बनाया था और सिचुएशन, सिनेरियो, सारी चीज़ें ऐसे की कि वही लाइफ पार्टनर आपका अपना लाइफ पार्टनर बना? ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने सोचा है इस बारे में? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज मैं इसी टॉपिक पर एक बेहद ही दिलचस्प पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूं हमेशा की तरह। और हमारे हमेशा की तरह गेस्ट है मानव गुप्ता जी, जिनके साथ हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। और आज मैं उनसे ये समझना चाहूँगा कि क्या वाकई में हम लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं या हमें यूनिवर्स ने चूज़ करके भेजा। इन दोनों के बीच में सच्चाई क्या है? इसी के साथ कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमें लगता है कि हमारा लाइफ पार्टनर सबसे बेहतर है, कभी कभी हमको लगता है कि शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे, महादेव जी की कृपा है। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, महादेव जी की कृपा बनी हुई है। और महादेव जी ने एक और सब्जेक्ट ला के रख दिया, एक जिज्ञासा उत्पन्न की कि इस टॉपिक पे भी बनाया जाना चाहिए एक पॉडकास्ट, बात करनी चाहिए बेसिकली कि एक्चुअल में क्या होता है। क्या वाकई में हम अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं या जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि भाई धर्म कर्म के हिसाब से और बाकी और सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने जोड़ी बना के भेजी। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है, वो आज हम समझने वाले हैं आपसे। वैसे तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लोग बागों के मन में ये जहन में सवाल ये नॉर्मली आ ही जाता है। क्योंकि कई बार लाइफ देखिए ऐसी है कि कुछ भी सडन एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि आगे की पूरी ज़िंदगी अच्छा ही अच्छा चले। तो जैसे ही अप एंड डाउन आता है ना, तब व्यक्ति ज़रूर इस बारे में सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या रीज़न है, तो कहीं गलती तो नहीं कर दी, जैसा आपने कहा। तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका, देखिए मैं कहूँ कि बहुत गहरा है, बहुत डिटेल है, तो हम दोनों ही पहलू इसके समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर सनातन दर्शन की। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है ना, चॉइस आपकी और जिस आप फ्री विल कह लीजिए, ठीक है, और कर्मा, ये साथ साथ ही चलते हैं। एक सिक्के के दो ही पहलू हैं ये। ठीक है, तो इसी के अनुसार जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने चॉइस करी पक्का करने की या रिश्ता करने की, है ना, जो पर्सन, लेकिन आपके सामने जो ऑप्शन आए हैं ना, वो कर्मा के द्वारा आए हैं। सपोज आप जा रहे हैं रिश्ता देखने के लिए, या आपको पेरेंट्स ने दिखाया है कि हाँ जी ये 4 लड़कियां, इसमें से चूज़ कर लो, है ना, तो हज़ारों लड़कियों में से वो 4 लड़कियों को किसने चुना है? वो आपके कर्मास हैं। उस 4 में से आपको चूज़ करने का फ्री में मिला है, तो आप कह रहे हैं कि हाँ यस मैंने चूज़ करा है, बट आपको पूरी कहानी तो पता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम जो कुंडली का 7th हाउस जो होता है वो देखते हैं, क्योंकि वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, मतलब जो होने वाला है, उसका मतलब किस हिसाब का है, और वो आपके जो कार्मिक पुल है इसके अंदर फिट आता है या नहीं आता है। तो 7th हाउस ये चीज़ डिक्लेयर करता है, और वहाँ से यही कुंडली से पता चलता है कि हाँ आपके पास में कैसा लाइफ पार्टनर आने वाला है। ठीक है, और कार्मिक तौर पे भी आपके उसी टाइप से कर्म बुने गए हैं, और वही आपके सामने आके खड़ा होता है और आपसे चूज़ करते हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने चूज़ करा है। अच्छा, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, लाइफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, शादी हो जाती है, तो
कहीं ना कहीं हमको या बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि हमें सबसे ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर्स अगर किसी ने किया है तो वो हमारे स्पाउस ने किया है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर ना एक वही बाद में कहावत आती है कि तुम ही दवा हो और तुम ही जख्म हो। ठीक है, तो ये हमेशा से लाइफ पार्टनर के साथ में मोस्टली लोगों ने ये देखा है और देखना भी होता है, क्योंकि कोई भी एक रिश्ता और ऐसा होता ही नहीं है एक्चुअली। कई लोग इस वर्ड को अदरवाइज ना लें, मैं पहले ही बोलता हूँ, क्योंकि कई लोग कहेंगे अरे माँ का भी होता है, बहुत क्लोज रिलेशन है, बहन का भी होता है। हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करें, बट एक बार बताइए कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर आप अपने आप को शेयर कर देते हैं। ठीक है, आपको माँ बाप, मम्मी की अगर बात करें तो वो उन्होंने ऑलरेडी पिता का ही वो अर्धांगिनी है, पिता का ही अंश है। ठीक है, पिता माता जो आपस में एक हैं, आप उनके बीज हैं, आप उनके अंश अलग से निकले हैं, बट आप पूर्ण हैं। अभी आप उनके साथ में खुद को शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में एक व्यक्ति शेयर होता है। यही देखिए, जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार के अंदर सिर्फ एक संस्कार ऐसा आता है जो 13 नंबर का है, जो विवाह संस्कार है। इसके अंदर जो आपका लाइफ पार्टनर है, बेसिकली इसमें होता है क्या है, दो अलग अलग कार्मिक पैटर्न के लोग हैं जो मिलकर एक अब नया पाथ बना रहे हैं अपना। ठीक है, ये अपने आप को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये समझिए कि एक जो अग्नि के फेरे लेते हैं ना, अग्नि के ही फेरे क्यों लिए जाते हैं? हम उसे लिविंग डेटी मानते हैं, लिविंग डेटी तो हमारे पास में और भी है, जल भी है, Right. है ना? तो हम जल के फेरे क्यों नहीं ले रहे हैं? जल रखें बीच में और उनके फेरे ले लें, जल भी तो देवता है। ठीक है, सनातन पद्धति के अंदर जल भी देव है, बट हम अग्नि के ही क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पर उनके फीचर समझने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अग्नि एक ऐसा तत्व है जो कि कंज्यूम करता है, उसके बाद में वो मर्ज कर देता है। भाई आपने एक बार बताइए, कोई सामग्री आप जल में डालिए, ठीक है, आप संविधा डालिए, मतलब लकड़ियाँ डालिए, घी डालिए, आप कुछ भी डालिए, वो ऊपर ही तैरेंगे, है ना? वो अपने अंदर समाहित या ग्रहण नहीं कर रहा है वो, है ना? वो जल एनर्जी है, आपके अंदर की एनर्जी को वो इनलाइन करता है, लेकिन कुछ भी चीज़ डाल रहे हो कंज्यूम नहीं कर रहा है। ठीक है, बट अग्नि क्या कर रही है? अग्नि में आप कुछ भी डालेंगे, सामग्री डालिए, हवन, बाकी घी डालिए, कुछ भी डालिए, वो सबको कंज्यूम करके एक ही रूपांतरण कर रहा है उनको। ठीक है, वो सिर्फ उनका मतलब राख छोड़ देता है। ठीक है, और उसी जगह पर वो उसी के अंदर ऐसा होता है कि जो हम स्वाहा बोलते हैं ना, तो स्वाहा जो है वो अग्निदेव की वाइफ है। वो उस एनर्जी को जो आप डाल रहे हैं, जो भी शपथ लेकर आप चीज़ें वहाँ पे दे रहे हैं, तो वो उस देवता तक वो फॉरवर्ड करती है एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पर उसलिए उसके चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं कि आप दोनों की जो भी हस्ती है, जो भी ईगो है, जो भी इंडिविजुअलाइजेशन है, जो भी आपका, वो इस अग्नि के अंदर अब एक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ऐसे रिलेशन के अंदर आ चुके हैं जो अब आप अलग अलग नहीं हैं। एक आटे की लोई है जिसको दो भागों में अब कर दिया गया है। ठीक है, आधे तत्व किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। ठीक है, आपने उस डिपेंड करता है इस बात पर भी कि आपने उन्हें मथा कैसे है, कितना कर्म जो आपने उस पर लगाया, उसी हिसाब से आगे की रोटी तैयार होती है। ठीक है, ऐसे ही ये शादी का और पार्टनरशिप के अंदर होता है। यही एक ऐसा रिलेशन है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है, सबसे ज़्यादा डेली है, या सबसे ज़्यादा हर एक रूप में आप एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और उतना ही ये असुरक्षित भी है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर का भय, एक अंदर का डर वो लगा रहता है। अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजिकली तरीके से भी देखें, जैसे हमने कहा कि सप्तम भाव, ठीक है, तो ये सप्तम भाव इसे बोला जाता है मिरर हाउस। ठीक है, आप जो आपके अंदर आपके जो कार्मिक तरीके से हैं वही आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई कैमरा है तो आपने एज इट इज़ सामने वाले की पिक्चर खींची, नहीं, ये एक मिरर है कि आप ही इसके अंदर अपने कर्मा को देख रहे हैं। तो जो लाइफ पार्टनर है, बेसिकली आपका जब कार्मिक बॉन्ड उससे किसी भी पहले जन्म में या पहले के टाइम पर आपका जो भी प्रारब्ध में कार्मिक बॉन्ड जिससे सबसे ज़्यादा उलझा है, ठीक है, वो आपको लाइफ पार्टनर मिल गया। वैसे ही बच्चे भी मिलते आगे, बट अगर हम लाइफ पार्टनर की करते हैं बात, तो इसीलिए ही वो हर टाइम पे हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कर्म हैं, जो कार्मिक रीजंस हैं, वही हमारा स्पाउस डिसाइड करते हैं। एब्सोल्युटली, वही जो हमारे कार्मिक पैटर्न है ना, उसी के ही तरीके से ये डिसाइडेड हुआ है कि हमें किस टाइप की लड़की या लड़का मिलना चाहिए।
ठीक है। और उसी तरीके से हमारे साथ में लेसन भी हमें वही देखने को मिलते हैं कि हमें जो जो चीज़ें सीखने को होती है तो वो हमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है। आपने पिछले टाइम में, पिछले जन्म में, क्योंकि हमारे सनातन पद्धति के अंदर पिछले जन्म को मान्यता है ना? तो हमने पिछले जन्म में जहाँ जिस चीज़ को हमने इग्नोर करा फुल्ली, ठीक है, वहीं पर हमें इस जन्म में राहु मिलता है। और अगर आपने कहीं पे बिल्कुल आपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर करा, कुछ नहीं समझा, तो आपको इस जन्म में राहु वहीं मिलेगा। आप उतने ही ज़्यादा पॉसेसिव हो जाओगे उसके प्रति। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुंडली से पता लगता है एक्चुअली, लेकिन वो डिसाइड आप ही ने करना है कि उसके साथ में आप कैसा रिएक्ट करना है, आगे के कर्म कैसे आपने मैनेज करने हैं, सीख लेनी है, ये आप ही पर डिसाइड करता है। कभी कभी शादी से पहले सब कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, शादी के बाद वो चीज़ें बदल जाती है। इस पे हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, क्योंकि दोनों के भाव अलग अलग होते हैं। वो रिलेशनशिप का अलग होता है कुंडली में, Absolutely. और जी, शादी का जी, अलग जी। होता है। इस पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर दर्शकों को देखना है तो हमारे पुराने पॉडकास्ट जाके देख सकते हैं। लेकिन शादी के बाद क्या जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और सेपरेशन तक बात पहुंच जाती है, सेपरेशन भी हो जाता है, तो ये भी सारी चीज़ें कर्म का चक्र है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ना मैं एक चीज़ मानता हूँ, कुछ लोग आपकी लाइफ के अंदर कुछ थोड़ा सा लेसन लेकर आते हैं। ठीक है। यानी कि आपका जब टाइम अच्छा नहीं आया, अच्छे अंतरदशा महादशा नहीं चली, ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिलेशन बनेंगे ना, वो आपको वही पैटर्न सिखाने के लिए आए। लेकिन जैसे ही आपका अच्छा टाइम आता है तो वो लोग सबसे पहले जाते हैं। ठीक है। भाई बुरा टाइम आया तो आपने कोई भी ड्रेस उठाई और पहन ली, राइट। ठीक है। अब वो चाहे कहीं से ख़राब है, कहीं से कुछ है, लेकिन आपको पहनने ही पड़ेगी। ठीक है। या आपने अपने चूज़ करा, हाँ ये ठीक है, उस टाइम की बेस्ट है, तो आपने पहन ली। बट अब जब टाइम अच्छा आ गया तो आप क्या करते हैं उसमें कि नहीं, अब मेरे को वो सूटेबल नहीं हो रहा कई एंगल से। ठीक है। तो अब मैं इस जगह ये नहीं कह रहा कि लाइफ पार्टनर एक ड्रेस के जैसा है, बट मैं अगर कार्मिक पैटर्न को समझाने के लिए जाऊं कि जब आपका बुरा वक्त होता है तो कोई रिलेशंस आपके लाइफ में आ जाते हैं, बट जैसे ही अच्छा टाइम आता है तो वो रिलेशन खुद ब खुद ही उनके जाने का कहीं ना कहीं से पैटर्न निर्धारित हो जाता है, बन जाता है। ठीक है। अब इसे भाव से भी ले सकते हैं हम, जैसा हमने पहले भी बात करी कि पहले जो क्या नाम है आपका 5th हाउस जो था, जो लव का था, अफेयर का था, वो बहुत अच्छा था। उसमें आराम से आप जोश खोश में अपने खूब मज़े कर रहे थे। बट जैसे ही 7th हाउस पर बात आई, जैसे वो शादी की बात आई, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लग गई। ठीक है। Right. कई बार अगर 5th हाउस में शनिदेव बैठे हैं तो लव लाइफ में भी इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, और 7th हाउस में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से उनकी जो पहली दृष्टि जो तीसरे घर पे जाती है वो 7th हाउस पे आ रही है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो कुंडली है वो सारी चीज़ बता रही है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत डीप और डिटेल जाएंगे तो ये पहले से ही सब कुछ तय हो रखा है। आप उसे चूज कर रहे हैं, लेकिन वो उसका नेचर वो आपके पहले ही कार्मिक पैटर्न के द्वारा निर्धारित आपने कर चुके हैं। इसीलिए शायद कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए लोग आते हैं, शादी होती है, फिर टूट जाती है, फिर दोबारा जो शादी होती है वो लंबी चलती है, तो वो कर्म आपको वहीं पे लेकर चले जाते हैं। कई बार इसमें मैंने एक चीज़ और पैटर्न देखा है बहुत सारी कुंडलियों पे कि कई बार क्या होता है, एक लड़की उसको मिली, अच्छे टाइम की मिली वो लड़की, बट कुछ ऐसे सर्टन रीज़न रह गए, फैमिली का या कुछ, मतलब शादी नहीं हुई। ठीक है। लेकिन जो दूसरी मिली वो भी सेम वैसी है। कई बार को तो मैंने ऐसा देखा है कि नाम भी काफ़ी हद तक वो सेम होते हैं। ठीक है। और काफ़ी कुछ उनका पहले वाली से मैच करता है। ठीक है। वो रीज़न क्या होता है, वो रीज़न यही होता है कि आपकी ही कुंडली में पहले वाली भी लिखी थी, बट कुछ कारण की वजह से उतना ही योग था, उसके बाद में जो अब दूसरी आई वो भी उसी पैटर्न से तो मिली आपको, है ना, तो वो भी सेम वैसे ही है। तो सेम चीज़ें ऐसा होता ही है लाइफ के अंदर। अच्छा, जैसे हमने कुंडली की बात की, 5वें और 7वें भाव से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। क्या कुंडली को देखने के बाद ये भी पता लगाया जा सकता है कि हमारा जो स्पाउस होने वाला है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो कौन से कार्मिक पैटर्न्स को लेकर हमारी लाइफ में आने वाला है, या कौन से कार्मिक लेसन्स को हमको सिखाने के लिए आ रहा है? देखिए, काफ़ी हद तक तो ये चीज़ पता लगती है, ओके। बट उसका ना एक ओवरऑल चीज़ें मिल जाती हैं आपके कार्मिक पैटर्न के हिसाब से कि आपने ये गलतियां कहीं ना कहीं करी हैं, और इस गलती की वजह से उसका नेचर ऐसा होने वाला है, और ये काफ़ी हद तक चीज़ें पता लगाई जा सकती है। इवन हम कुंडली से बहुत सारी ऐसे पद्धतियाँ आए हैं, हम केपी से ये देख सकते हैं कि 2 विवाह होंगे या 1 होगा। बहुत सारी और डिटेल्स हैं इसके अंदर जो हम पता लगा सकते हैं कि आपका कहाँ पे इशू रह गया है और कैसा होने वाला है आपका।
लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो कुंडली होती है ना, बहुत सारे ज्योतिष जैसे बताते हैं और होता कुछ और है, ठीक है? तो 100% वो प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारे इसीलिए फिर लोगों का क्या है, उस पैटर्न पे से विश्वास उतर जाता है, ठीक है? यहाँ पर कुछ तो ज्योतिषों की गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिष मतलब जो ये पद्धतियाँ हैं ये गलत नहीं है, जो देखने वाला है कहीं ना कहीं उसने चूक कर दी, क्योंकि इतने सारे सूत्र हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम दे देते हैं। इसके लिए बहुत, और 5 मिनट जैसे आते हैं ना कि सर फटाफट से देख लो, वो नहीं है ज्योतिष। मैं बताऊं रियलिटी है कि आप फटाफट से देख लो, गुण मिलान कर दो, है ना, फटाफट से। तो ये आजकल तो मोबाइल पे भी ऐप में हाँ डालो ऐसी होता और है कि सब आप 1 मिनट में सब कुछ मिलान बिल्कुल करके दे वो देता है। देखते हैं, हाँ जी आपके 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, हाँ जी आपके अगर 18 से ज़्यादा है तो ओके डन है। मैंने ऐसे ऐसे देखी है कि 24 गुण, 30 गुण भी मिल चुके हैं और फिर भी उनका डिवोर्स हो रहा है। और बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि सिर्फ 14 गुण मिले हैं और उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है? तो ये उनमें से एक मैं खुद भी हूँ, ठीक है? आप अगर मेरे गुण देखेंगे तो मेरे भी 14.5 ही करीबन मिल रहे हैं। तो उसमें से परमात्मा की दया से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, ठीक है? आज 2 बेटियां हैं और बहुत अच्छे, मतलब लोग बाग इस मैटर पे सोचते हैं कि ऐसा कैसे है, इतना ज़्यादा खुश पूरे घर के अंदर ये कैसे हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें चल रही है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो समझने वाली बात है। क्योंकि कई जगह, अब इस जगह अगर मैं ज्योतिष को दिखाता कोई ऐसा, कोई सेकंड ओपिनियन लूँ किसी और का कि भाई देखो मेरी कुंडली का, तो वहाँ पे या मज़े में हम कई बार बैठते हैं तो देखना ज़रा ये कुंडलियाँ, मैं नहीं बताता कि हाँ किसकी है, तो नहीं नहीं इन दोनों की नहीं बनेगी, बट मेरी तो बहुत अच्छी बन रही है। तो ये रीज़न क्या होता है? क्या इस जगह हमारा ज्ञान फेल हो गया? नहीं, एक्चुअली ज्ञान के साथ आपके कर्मा भी चलते हैं। ये जो लगन चार्ट होता है, ये जब आपने जन्म लिया ये तब का है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप कर्म कर रहे हो तो वो चीज़ें बैलेंस होती जा रही हैं। ये तो आपके जन्म के टाइम की चीज़ आपको बता दी गई है कि ये आपका लगन चक्र से, बट आज भी तो आपने कुछ कर्म करके वो ग्रह बैलेंस करे होंगे ना। करेक्ट। तो वो अलग मैटर करता है, फिर वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई पद्धतियों से वो भी समझ में आता है। तो यानी कि एक कुंडली पर अच्छे से टाइम देना ज़रूरी है। और जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि पहले के टाइम पे डिवोर्स नहीं होते थे, मतलब आप पहले सुनेंगे कि लड़ते झगड़ते वो अपनी ज़िंदगी को पार कर देते थे पहले के लोग, है ना। वो क्यों करते थे? क्या उनके शनि नहीं बैठते थे साथ में घर में? बैठते थे, लेकिन क्या होता था, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों ही लोग, हस्बैंड वाइफ जो पहले के होते थे, या उनमें से दोनों में से एक, ये बहुत पंचुअल होगा टाइम का, किसी भी चीज़ का, मतलब उन्होंने अपनी से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इनमें वो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? अपनी उस क्वालिटी से ना उन्होंने शनिदेव को बैलेंस कर दिया, और इसीलिए उन्होंने शनिदेव को जब बैलेंस कर दिया तो शनिदेव ने उनका वो रिलेशन तोड़ ही नहीं पाए, ठीक है? क्योंकि वो कर्म के द्वारा उन्होंने चीज़ों को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं हमारे उचके हैं फिर भी बुरा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि वो अपने कर्मों के द्वारा उन्हें दूषित कर रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो यहाँ पे कर्मों के द्वारा आप अपने ग्रहों को बैलेंस भी कर सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तो इसीलिए ये एक कार्मिक पैटर्न भी चलता है, इसलिए सनातन दोनों को ही साथ में लेके चलता है। मानव जी, जैसे कार्मिक रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, कर्म के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या हर खराब होने वाले रिलेशनशिप को हम कार्मिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन जो अपने आप में ना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है कि इस जगह पे कैसे, हालांकि हर कुछ हो रहा है जो भी चीज़ें वो कार्मिक ही है, बट सिर्फ इसे यही नाम दे देना, हर चीज़ को कोई भी खराब इस जगह हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्टली लड़कियां ऐसा कर देती हैं कि भाई ये तो मेरे भाग्य में लिखे थे, है ना, या लड़के भी कई जगह ऐसे कहते हैं भाई अब क्या करूँ, यही मेरे भाग्य में लिखी थी, है ना, और वो एक लिमिट से आगे तक उस चीज़ को झेलते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम को झेलते चले जा रहे हैं, वो प्रताड़नाएं झेलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ कार्मिक नाम दे देना ठीक नहीं है, क्योंकि सनातन के अंदर ये भी बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर आप अत्याचार सह रहे हो तो ये भी पाप ही है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, एक ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, ये बहुत एक प्योर रिलेशन है, ये एक साधना है बेसिकली, ठीक है। ये सिर्फ वो रिलेशन नहीं है कि आप दो व्यक्ति पार्टनरशिप में आ गए, है ना, और आप एक दूसरे की कंपेनियनशिप के अंदर हैं, बस वही देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये इससे बहुत आगे है, ये एक साधना है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो गृहस्थ जीवन है ना वो एक तपस्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ समझनी पड़ती है एक दूसरे की, और समझकर अपने उन जो आपके बुराइयां हैं या कहीं ना कहीं ईगो है उसको डाउन कैसे करा जाता है, उन सब चीज़ों को देखना समझना सीखना पड़ता है, और वो सीख कर आगे चलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अत्याचार सह लें,
ठीक है, या आप इसको ये बस कार्मिक नाम दें कि ये मेरी किस्मत है शायद, और मैं उसी के सहारे बस हर चीज़ झेलती चली जाऊँ या झेलता चला जाऊँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है, एक बाउंड्रीज़ होती है, वही तो आपको यहाँ पे सीखनी है ना? तो यहाँ पर हर एक चीज़ में ऐसा बोल देना कि नहीं नहीं ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरे कार्मिक हैं कि जो मुझे ये मिला, अब तो बस मेरे इसी के साथ कर्म जुड़ गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिसाइड करिए कहाँ किस लेवल पर ज़्यादा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, परेशानी आ रही है, और सामने वाला आपको मैनिपुलेट करे जा रहा है, और आप सिर्फ हो ही जा रहे हैं जानकर समझकर, क्योंकि हर किसी के पास में दिमाग है, समझ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर इस जगह पे जाना है कि नहीं आपको बहुत बड़ा पाप हो जाएगा कहीं आप इससे अगर विमुख हो रहे हैं या इसे अगर ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अत्याचार मत सही है, बट हाँ एक दूसरे से कॉपरेट करके समझा कर अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलिए। ठीक है, आप अपने आप में कोई दोष है तो उसे आप इसके सहारे से उसे बाहर ला सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सिर्फ कार्मिक का नाम दें और सब कुछ जातियाँ जो भी आपके साथ में हो रही है, परेशानी हो रही है, उसे झेलते चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आता है मेरे मन में कि कार्मिक रिलेशनशिप होता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है वो, और फिर वो अब्यूजिव बन जाता है। तो क्या ये तीनों अलग अलग हैं या क्या डिफरेंस है? इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम अलग अलग? तो देखिए जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, एक हम इसे के हेल्दी रिलेशनशिप से हल्का सा डाउन में आए हैं, कार्मिक जैसे हम कहते हैं या लोग नॉर्मली कहते हैं यार ये तो मेरे को कर्म थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दोनों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को उनकी बातों को समझने में, दोनों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं अपने अपने अक्स पर। ठीक है, बट यहाँ पर दोनों की रिस्पेक्ट बराबर है अभी। ठीक है, दोनों में कहीं पे भी मतलब वायलेंस नहीं है अभी। ठीक है, दोनों की चीज़ें समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ग्रोथ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, कार्मिक वर्ड तभी तो बोला जब वो अपने अंदर देख रहे हैं कि हाँ यार ये तो कहीं ना कहीं मेरा कर्म है, तो वो कहीं ना कहीं खुद को भी ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। बट ये दोनों ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये टॉक्सिक कब बन जाता है, जब सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का, दोनों में से किसी एक की ईगो हाई लेवल पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ईगो के चलते या किसी भी और ऐसे कारण के चलते कि आपने समझाया वो नहीं समझ पाएगा। जैसे कि दोनों में मोस्टली एक चीज़ देखी जाती है कि यार मैं समझाऊंगा तो ये नहीं समझ पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से काउंसलिंग करी जाती है, कोई थर्ड पर्सन बीच में आता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहचान हो जाती है। सेम पैटर्न आ रहा है, सेम पैटर्न चले जा रहा है और उसी में लूप में फंसने लग गए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अभी वायलेंस नहीं आया, यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, बट आस्ते आस्ते वो खोने लग जा रही है। क्योंकि दोनों को क्या लग रहा है कि मतलब एक व्यक्ति ने बोला तो मुझे क्यों समझाया, यहाँ पे ईगो आने लग गई बीच में। राइट। यार आप अपने आप को समझाओ, मुझे क्यों समझा रहे हो। ठीक है, या इतनी सी बात पे मुझे ही समझाया जा रहा है। तो जब ऐसे ऐसे सेम चीज़ पैटर्न बार बार आने लग जाते हैं, तो या उसमें से मोस्टली एक बंदा ये कहता हुआ दिखेगा कि यार आपको तो समझाना मेरे बस की बात नहीं है। यानी कि ये एक एक वर्ड पे हस्बैंड वाइफ दोनों का दायित्व बनता है कि इन वर्ड पर टाइम रहते सोचिए, गंभीरता से सोचिए, एक दूसरे के साथ में बैठकर डिस्कस करिए। और तो ये जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं यहाँ पर इस स्टेज पर, क्योंकि अभी वो टॉक्सिक में है, यानी कि आस्ते आस्ते वो कहीं ना कहीं अब बद से बदतर होने पे लग गया है। एक दूसरे की बात हम काट रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेकिन अभी स्टेज है जब हमने वायलेंस यूज़ नहीं हुआ, अब्यूज़ नहीं यूज़ हुआ, है ना। एक दूसरे की रिस्पेक्ट अभी है, बट वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुँचने लग गई है। ठीक है, तो यहाँ तक वो टॉक्सिक में आ जाता है काम। ठीक है, लेकिन टॉक्सिक से ये बहुत एक ऐसा फेस होता है जो बहुत बेकार है, बहुत प्रॉब्लम देता है, जब आप अपनी पुरानी यादों में फंस जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया है। जब दोनों की ईगो या किसी एक की ईगो इस स्तर पे पहुंच जाती है, जैसे वो ईगो ना एक दूसरे को पॉइंट आउट करने लग रही है, या मतलब कई बार हम कहते हैं कि मैटर को छोड़ दो। तो जब ये वर्ड आया है ना, मैटर को डिस्कस नहीं करा जा रहा बैठकर, और इस मैटर को छोड़ देते हैं हम, चलो हटाओ पर इस मैटर को छोड़ ही देते हैं। तो क्या वो मैटर सच में छोड़ दिया गया है? सोचने वाली बात यहाँ आ गई। नहीं, वो छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो मैटर आपके अंदर है,
और रहेगा, तो आपका दायित्व बनता है खुद को भी आज़ाद करें और अपने रिश्ते को भी उस मैटर से सॉल्व करा जाए, वो जहाँ पे स्टक कर गया है। और ये मोस्टली कैसे दिखाई देता है? 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, या तो शब्द, वर्ड अलग हो जाएँगे, या टोन अलग हो जाएगी, या एक्शन अलग हो जाएँगे। ये आपस में इनलाइन नहीं करेंगे, ठीक है? अगर इनलाइन नहीं करे तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है, सिंपल बात है। जैसे कि सपोज़ मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा ऋषभ भाई ये आप खाना खा लीजिए, ठीक है? तो मैं खाना भी खिला रहा हूँ, यानी कि एक्शन भी मेरा है, मेरी टोन भी अच्छी है और मेरा एक्सप्रेशन भी अच्छा है, ठीक है? तो ये आपको सही लगेगा, समझ में आएगा। और मैं अगर कहूँ यार ये खाना खा लो, तो इसका मतलब क्या है? आप समझ सकते हो कि ये खाना खिलाना नहीं चाहता है, ठीक है? राइट। मैं अभी एक्शन ले रहा हूँ, अब मैं उसको कहूँ मैं कर तो रहा हूँ ना, खिला तो रहा हूँ ना। तो यहाँ पर एक्चुअली सबसे बड़ी फैमिली डिस्ट्रॉय होने की वजह यही है। इस टाइमलाइन पर लोग बाग ध्यान ही नहीं देते। ये तीनों चीज आपस में मैच नहीं हो रही, यानी कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। कभी व्यक्ति कहता है कि टोन अपनी यूज नहीं कर रहा, ये लो खा लो, उसका एक्सप्रेशंस कहीं बताएगा कि ये लो खा लो। अब वो कहेगा मैंने प्यार से तो बोला, मैंने इतनी तेज की चीखा तो नहीं, बट आपके एक्सप्रेशंस क्या बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ रहा है, राइट। ठीक है? तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये इनलाइन होना ये दर्शाता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कितनी पावर है, कितना प्यार है, या उसका स्तर कहाँ है, ठीक है? ये प्यार भरी चीज़ें हैं या कार्मिक चीज़ें हैं, या एक दूसरे को आप सीख रहे हैं, एक दूसरे से समझा रहे हैं, या अब ये टॉक्सिक से अब्यूजिव की तरफ जाने को रेडी है, ठीक है? तो ये इसे कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर अप्लाई करके इसे देख सकता है इजली। और बिल्कुल जब अब्यूजिव आ जाता है ना, अब्यूजिव मतलब अब यहाँ पर, और एक चीज़ और टॉक्सिक के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि यहाँ पे अब उन्नति रुक जाती है, तरक्की रुक जाती तरक्की है, रुक जाती है। ठीक है? मतलब वो व्यक्ति आपके लूप में फंस गया, आप दोनों ही फंस गए बेसिकली, ठीक है? अगर वो हस्बैंड है तो वो आगे काम नहीं कर पाएगा, अगर आप पे उसका फोकस है और आप अगर आपको सुधारना चाहता है तो अब वो आगे अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? अगर वाइफ है जो घर बेहतर तरीके से चाहती है तो वो अब अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अच्छा व्यक्ति दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा, वो सेम उसी पैटर्न में लूप में फंस जाता है बार बार। कार्मिक पैटर्न कह लीजिए, या हमारे द्वारा ही वो नया कार्म जनरेट करा जा रहा है, ठीक है, जो समझा नहीं जा रहा। अब ये आस्ते आस्ते अब्यूज़ की तरफ चला जाता है, क्योंकि आप इंसान हैं, आप एक बार झेलेंगे, 10 बार झेलेंगे, मैं आपको बार बार ही बोलूँ कि यार ये लो खा लो, तो आप उस जगह फिर थोड़े टाइम तक तो रह सकते हो, लेकिन हर टाइम नहीं रह सकते फिर। तो ये चीज़ फिर जाती है एब्यूजिव की तरफ कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। एब्यूजिव का मतलब वही नहीं होता कि आप उठाएंगे एक दूसरे को पीटेंगे, नहीं, आप एक दूसरे की जब रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, फेथ करना बंद कर देंगे, ठीक है? आप वो व्यक्ति आके कहेगा नहीं नहीं यार मेरे से गलती हो गई, फिर दोबारा वैसी कर रहा है, तो आपका ट्रस्ट टूट जाएगा, ठीक है? बहुत सारे और विचार घर करने लगेंगे कि यार मैं इसके साथ में शारीरिक तौर पर हूँ, मानसिक तौर पर हूँ, और अगर ये मेरे साथ नहीं हो तो यानी कि कहाँ है ना? तो उस टाइम लाइन के अंदर बहुत सारे शक, बहुत सारी चीज़ें जनरेट होती चली जाती हैं। तो ये ऐसा एब्यूजिव हो जाता है कि फिर ये एग्जिट मोड पर ही खड़ा होता है ये रिलेशन। इसके अंदर सिर्फ दिखावा रह गया है कि आप दो लोग साथ में रह रहे हो, बट एक्चुअली है नहीं। यहाँ पर आप दोनों बहुत दूर जा चुके हो, या एटलीस्ट एक व्यक्ति तो बहुत दूर जा चुका है और दूसरा सिर्फ सर्वाइविंग मोड पे चल रहा है, वो भी ख़त्म ही समझ लो हो जाएगा। तो ये अब्यूज़िव रिलेशन की पहचान है। तो इसका मैंने जहाँ तक देखा है 90% चांसेस यही होता है कि ये अब ख़त्म हो गया है रिलेशन, या ख़त्म हो जाएगा। बहुत रेयरली है जो कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाते हैं, ठीक है? कोई अच्छा समझाने वाला, कोई अच्छा तरीके से काउंसलिंग करने वाला। मैं इस जगह पे देखो सारे यही नहीं कहूँगा कि आप नहीं सब चीज़ें ज्योतिष की तरफ ही जाएं। हाँ, ये प्रूफ करता है, बार बार बताता है, ये तो पहले से ही बताता है कि ऐसा क्रिएट हो सकती है सिचुएशंस, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हाँ, इस जगह आप मेडिकल भी थोड़ा सा लीजिए, काउंसलर की भी हेल्प लीजिए, ठीक है? बट हाँ, इसे इम्प्रूव हो सकता है। अगर कोई ऐसे सिचुएशन पे है तो कोशिश करें, दोनों खुले मन से एक बार डिसाइड करें, और अगर नहीं हो सकता ना तो इसे किसी अच्छे लाइफ के मोड़ पर आकर इसे आप अल्प विराम दें, बजाय इसे कि आप एक दूसरे को हानि पहुंचाएं, ठीक है? बजाय इसके कि आप एक दूसरे के शारीरिक तौर पर एक दूसरे को दुश्मनी निकालें, ठीक है? सेफ्टी का मैटर आ जाए, ठीक है? आप बेहतर है कि उसे समझिए आराम से, और इस चीज़ को आप अल्प विराम दीजिए।
सोच समझ के, तो ये बहुत बेहतर है। ओके, सो मैं कार्मिक पे एक सवाल मेरे जहन में आया कि क्या भगवान तब तक आपको ये सारी चीज़ें करवाते रहते हैं जब तक आप उस लेसन को सीख ना लें जो कार्मिक है, या इसके पीछे कोई और रीज़न भी है? नहीं, ये आपकी बात देखिए बिल्कुल सही है। आप सेम पैटर्न पे, सेम लूप पे तब तक रहते हैं जब तक वो व्यक्ति आपको या उसके द्वारा, ठीक है, आप वो पैटर्न ना समझ लें जो आपको, मतलब अब कई लोग हैं, अब देखिए मैं इस जगह ना प्यार की भी बात करता हूँ, तो कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच है, तो शादी एक साधना है, क्योंकि वो आपको ये भी समझाती है कि कितना अटैच होना चाहिए, ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए। वो ये बताती है कि आपके ईगो का स्तर कब डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है, कि आपकी ईगो से ही अगर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आप आस्ते आस्ते सीखते हैं कि ये ईगो को कितना घर के अंदर डाउन रखना चाहिए, ठीक है। आपके खुद के कर्म, मतलब अपने से पहले साथ वाले का सोचना, ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आता है कि हमें शेयरिंग कैसे करते हैं, केयरिंग कैसे करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं अगर बोलूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इसी को इसी तरीके से देखते हैं, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार हो, बढ़िया है, ऐसा भी नहीं है। एक इस जगह में एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक व्यक्ति थे जो कि यूपी के अंदर जिनका जन्म हुआ, और ये जब जन्म हुआ था तब ये जन्म से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, या ये कह लीजिए 12वें महीने के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म में ही कहा जाता है कि 32 के 32 दांत थे, और जो पहला शब्द इन्होंने बोला था वो राम ही बोला था, इसलिए इनका नाम ही पड़ा राम बोला, ठीक है। तो ये जो राम भोला जी थे, ये यूपी के अंदर जैसे जन्म लिया, फिर इन्हों को एक मूल नक्षत्र में इनका जन्म था। जैसे हम भी बहुत बार बोलते हैं कि अगर पितृदोष है तो मूल नक्षत्र के अंदर क्या आपके घर में जन्म ले लिया किसी ने, तो अगर मूल नक्षत्र में जन्म ले लिया है तो पहले के टाइम के जो ज्योतिषी थे वो उसी बच्चे का ही गुनाह मानते थे, जबकि ये होता पेरेंट्स का है, या क्योंकि आपने पितरों को नहीं समझा, वो तो अभी बच्चे ने जन्म लिया। तो ऐसे ही पहले के पंडित पुरोहितों ने क्या कहा, ये बच्चा ही मेन जड़ है, इसको आप बाहर छोड़ दो। तो उसके पेरेंट्स ने चौथे दिन उसको बाहर छोड़ दिया बच्चे को। वो बाहर गया, फिर कोई और उठा के ले गया, भिक्षा उसने ली, सब कुछ लिया। फिर गुरु आए, फिर गुरु ने उनको भजन कीर्तन सिखाया, रामायण सुनाई। फिर उसके बाद में उनकी शादी हुई। जब शादी हुई तो वो अपनी, जब उन्होंने इतना प्यार पाया ही नहीं था, धर्म पाया लेकिन स्नेह प्यार जो था वो उन्होंने पाया नहीं, तो उन्होंने सब कुछ क्या सोचा, ये जो मेरे को मिली है मेरी अर्धांगिनी, मैं इसी से ही सब चीज़ें, प्यार है सब कुछ यही देगी, और मतलब इसी, यही सारे प्यार मोहब्बत धर्म मेरा इसी को ही खुश रखना है, इसी के साथ जुड़ गया है। वो फिर अपने धर्म से विमुख हो गए, जबकि पहले बहुत बार उनको पूरी ज़िंदगी भर वो लेसन मिला है। अब लास्ट लेसन उन्होंने सीखना रह गया था। तो जब ये इनके साथ में रहते थे और बहुत प्यार करते थे, पहला इनके बेबी हुआ, वो मतलब उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। फिर ये उसके बाद में थोड़ा दुखी हुए, लेकिन फिर भी इनका प्यार कम नहीं हुआ। जब ये उसके बाद में एक दिन अपने पूजा के लिए गए, हनुमान जी को मानते थे, हनुमान मंदिर पे अब गए, तो पीछे से क्या हुआ कि इनकी वाइफ, इनके घर में इनके भाई आए वाइफ के, और वो उनके साथ में चली गई। जब ये चली गई और ये घर वापस अपने आए राम बोला जी, और उन्होंने जब उनको देखा वाइफ को नहीं मिले, तो ये इतना ज़्यादा पागल हो गए, ये इतना ज़्यादा अटैच थे कि उन्होंने पूरी नदी पार करी। और नदी के अंदर, अब आप शायद इस स्टोरी को जानते भी हैं और सुनी भी होगी, तो एक जो लगा कि ये जो लकड़ी का गट्ठा है, या आप कहें कि एक ब्रांच है, पेड़ की शाखा है, उसका सहारे से उन्होंने पार करा, लेकिन बीच में ही वो समझ गए कि ये ठीक है, तो ये किसी का शव है। और जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने भय लगा, लेकिन वो अपने भय को वो जीत पाए, क्योंकि प्यार में बहुत ज़्यादा अंधे थे। वो उससे पार गए, जब उसके घर पहुँचे तो वो ऊपर के मंजिल पर थी, तो उन्हें लगा कि वहाँ पे एक रस्सी टंगी है, वो रस्सी पकड़ के ऊपर गए। तो जब बीच में थे तब उन्होंने देखा कि ये तो सांप है। तो जब सांप था तो उन्हें दोबारा भय लगा कि ये मेरे को तो काटेगा और मैं मर जाऊँगा, लेकिन फिर भी इस भय से भी बाहर निकले, और वो गए, जब अपनी धर्मपत्नी के पास मिले तो वो चौंक गई। उन्होंने उस टाइम पर कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ, और उनकी धर्मपत्नी ने, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम इस हार्ड मांस के बने हुए पुतले से इतना स्नेह करते हो, तुमने तो अपना पूरा जीवन ही खराब कर लिया। ये प्यार थोड़ा है, ये तो तुम्हारी वासना है, ये तो बहुत सारी चीज़ों ने कही कि अगर इतना प्यार तो तुम भगवान को देते तो वो तो तुम्हारे सामने ही आ जाते, तो तुम मेरे से ऐसा प्यार कर रहे हो, ठीक है। मतलब उन्होंने बहुत उस टाइम पे उनके प्यार को दोष दिए, प्यार को कहा। ये एक उनके लिए लेसन था, वो वहीं पर ही स्तंभ रह गए।
और इस बात का उन्हें इतना रियलाइज़ हुआ कि वो फिर वहाँ से गए और उन्होंने पूरा जो ग्रंथ लिखे, रामचरितमानस लिखा, और इन्हीं का नाम तुलसीदास जी है। ठीक है? तो यहाँ पे इनकी जो धर्मपत्नी ने उन्हें एक लेसन दिया कि डिटैचमेंट क्या होता है, प्रभु के रास्ते में कैसे लेके जाते हैं। ठीक है? तो ये आप समझेंगे कि यहाँ पे लाइफ पार्टनर आपको बहुत सारे लेसन देने के लिए आया है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ में कुछ भी घटित हो रहा है, पहले आप रुकिए, थमिए, देखिए एक बार कर्म के नतीजे के द्वारा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। ठीक है? उसको समझने की कोशिश करिए और ईगो को डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, बट कहीं जगह पे नहीं हो रहा तो फिर आगे का एक्शन लीजिए। बिल्कुल मानव जी, समय का बड़ा अभाव है, जाते जाते बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या कर्म करें हम जो हमारी पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर है, वो अच्छी मिले, और अगर इस जन्म में नहीं मिल सकती तो एटलीस्ट अगले जन्म के लिए तो इस जन्म में हम तैयारी कर लें। ऐसे क्या कर्म करें, ऐसे क्या कर्म ना करें जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छी हों? देखिए पहले मैं एक वर्ड बताना चाहूँगा, ये ज़िंदगी ना आपकी इसलिए मिली है, आपने अपने कर्म काटने के लिए लिया है। ये एक्चुअली कोई दूसरा पार्टनर अच्छा लेने के लिए ये हमारी ज़िंदगी है नहीं। ठीक है? हाँ, वो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी होगी और उसके द्वारा आप एक पड़ाव लाइफ का पूरा पार करेंगे और चीज़ें सीखेंगे। बट हाँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सप्तम भाव को देखिए, अपने कुंडली को अच्छे से देखिए और महादेव जी की शरण में जाएँ। ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो प्यार होता है ना, इसको ज़रूर समझिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो शादी से पहले वादे करते हैं, बाद में वो होते नहीं हैं। ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे प्यार का मतलब क्या है, आपको पाना नहीं है, आप कितना कंफर्ट, कितना चीज़ें उस व्यक्ति को देना चाहते हैं, देते हैं, ये प्यार का मतलब है। शादी के बाद में जितनी भी आप मतलब जो हवाई बातें होती हैं, मतलब एक जो पिक्चर जो बनाते हैं, फ़िल्मी दुनिया जो बना देते हैं, इसके आप रियल टच में आ जाते हैं। ठीक है? तो आप पहले से उन रियल टच में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? पहले से उन प्रैक्टिकल चीज़ों को देखें, समझें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? पहले से वो कमिटमेंट करें जो आप पूरी कर पाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है, या सारे सिनेरियो आप शेयर करें कि ऐसा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी ऐसी दिखावी चीज़ें नहीं होना चाहिए, जो भी रियल है वो आप लाइफ पार्टनर के साथ होने चाहिए। जो भी वो जैसा है, ठीक है, वैसा आप उसे एक्सेप्ट करें, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए बिना। ठीक है? उसको भी नहीं खोना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, और जैसा वो है उसको आप अपनाएँ, ईगो को डाउन करें, अंडरस्टैंड करें और ज़िंदगी जिएँ। बिल्कुल मानव जी, मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस पे तो पूरी अभी बहुत सीरीज़ और बनानी बात हो चाहिए। सकती है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे जी। सवाल रहेंगे, लेकिन समय की मांग हमेशा रहती है कि हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी पूछ लें। लेकिन आगे डेफ़िनेटली अगर हमारे दर्शक चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पे और ज़्यादा काम करना चाहिए और इसके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आप क्या जानना चाहते हैं। उसको अपने सवाल छोड़ें और डेफ़िनेटली हम उसके जवाब ढूँढ के आपके पास लेकर आएँगे। अगर हमें बहुत सारे सवाल मिलते हैं तो मानव जी को हम फिर से तंग करेंगे और उस पे एक और सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, एक और पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद बहुत-बहुत मानव जी। जी, हर आपने हर अपना महादेव। समय दिया। हर हर महादेव।